जो ये बोला जाता है कि भूत प्रेत ये सब भी कुछ है सच में? देखिए, ऑफ कोर्स ये एक नाम दिए गए, भूत हो, प्रेत हो या कोई आत्मा हो, ये एक ऐसी एनर्जीज है जो हमारे आसपास ही रहती है। थोड़ी देर के लिए हम सोच रहे हैं कि प्रकाश जी आप बैठे और मैं बैठे हूँ, लेकिन अगर मैं अभी की अभी बात करूँ अध्यात्म की, तो इस कमरे में भी 65 अलग अलग चीजें घूम रही है। अच्छा। जो भूत हो सकते हैं, प्रेत हो सकते हैं, आत्मा हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और फिर दूसरी तरफ हमें ग्रह नक्षत्र इन सब से भी डराया जाता है। बड़ा कन्फ्यूजन सा है ना। मेरे दिमाग में भी ऐसे ही कई सवाल हमेशा से ही गूंजते रहे कि भाई जब कर्म ही अब हमारा भाग्य तय करता है, जब कर्म ही हमारी मंजिल को तय करता है, तो फिर इन ग्रह नक्षत्रों का क्या योगदान है? फिर हमें क्यों डराया जाता है कि आपका मंगल खराब, बुध खराब, है ना? बहुत कन्फ्यूजन सा। तो पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे व्यक्ति से जो पेशे से तो प्रोफेसर है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के प्रति उनकी ललक ऐसी थी कि उन्होंने पूरा जीवन एस्ट्रोलॉजी को दे दिया। देव जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी और साइंस दोनों के बीच में कनेक्शन पैदा किया। तो आपके मन में जो सवाल है, मेरे मन में जो सवाल हैं, आज हम देव जी से उन सारे प्रश्नों का जवाब मांगेंगे। देव जी स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते प्रकाश जी। आप पहले तो मुझे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैं आपके बारे में क्या बोलूँ, थोड़ा सा अगर आप इंट्रोड्यूस कर दें अपने बारे में लोगों को, कि आप जैसे प्रोफेसर बैकग्राउंड, फिर एस्ट्रोलॉजी, ये क्या है कनेक्शन आपका? देखिए, वैसे तो मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मेरा मेजर सब्जेक्ट है, लेकिन मैं जब केवल 7 वर्ष का था तब से मैं एस्ट्रोलॉजी में आ चुका हूँ, क्योंकि जो मेरे गुरुजी है उन्होंने मेरे पिताजी को कहा था कि इसका जन्म हुआ है एस्ट्रोलॉजी के लिए। अच्छा। तो इसे प्लीज़ मुझे दे दीजिए। तो ऐसा समझिए कि हर सैटरडे संडे और वैकेशन मैंने अपने गुरुजी के साथ ही निकाला है जब मैं 7 वर्ष का था। और ये कहाँ पे? ये मैं चेंबूर, मुंबई में जो चेंबूर जगह है वहाँ पे एक नर्मदेश्वर मंदिर है, वहीं पे मेरी विद्या हुई है। 7 साल से लेकर 19 साल तक, यानी 12 साल मैंने गुरुजी के साथ वहीं पे गुजारे, छुट्टी और वैकेशन वहीं पे। और साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की है, मास्टर्स एंड मैंने MBA किया हुआ है। तो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मेरा मेजर है। अच्छा, अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। और दूसरी साइड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी साथ साथ में मैं करता रहा हूँ। मतलब क्या कनेक्शन दोनों, मतलब एकदम अलग डिफरेंट सब्जेक्ट? सर स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत ऑड लगा था कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ और ये क्या है, क्योंकि छोटा था, मुझे भी अजीब लगने लगा था। पहले मुझे लगता था ये सब मैजिक है, जादू है, लेकिन जैसे जैसे मैं डीप जाता रहा तो मुझे पता चला कि इसमें साइंस ज़्यादा है और जादू कम है। तो साइंस इज़ अ रूट हम बोल सकते हैं, और अध्यात्म इज़ द टॉप। साइंस इज रूट, अध्यात्म इज़ द टॉप। ओके। तो अगर हम दोनों को मिला के चलेंगे तो हमारा पेड़ बहुत अच्छे से चलेगा। तो मैं धर्म का नाम ना देते हुए इसको कल्चर का नाम दूंगा, कि अगर हम लोग इसको कल्चर में डालें तो ये ज़्यादा हमको फ़ायदा देगा। ओके जी। तो ये जो गुरुजी थे आपके, मनीष शर्मा जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ से मुलाकात हुई और फिर कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? मेरा जन्म चेंबूर में हुआ है, मुंबई में। तो वहाँ पे एक नर्मदेश्वर मंदिर है जो कि ट्रॉम्बे में लगता है। चेंबूर से 5 किलोमीटर दूर ट्रॉम्बे एक जगह है, और वो जो मंदिर है वो जंगल का माहौल है बहुत सारा, क्योंकि वो BRC कॉलोनी के अंदर है मंदिर, तो वहाँ पे जंगल ज़्यादा है। तो आज भी आप वहाँ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा आप जंगल में आए हो। तो वहाँ मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई और वहाँ हमने गुरुकुल की तरह पढ़ाई की है। कहाँ? चेंबूर में? चेंबूर में, उसी नर्मदेश्वर मंदिर में। मतलब जब भी हम गुरुजी के साथ रहते थे तो उनकी सेवा करनी है, उनके पैर दबाने हैं, उनका खाना पकाना है, हमें अपना भी खाना पकाना है, कपड़े धोने, जैसे एक हॉस्टल में बच्चा रहता है वैसे हम वो गुरुकुल की तरह पढ़ाई की। और हमारी पढ़ाई की जो सबसे पहली चीज़ थी जिसमें मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि हम तो पहले ABCD किताब में सीखे हैं, कि वहाँ किताबें अलाउड नहीं थी जी। तो गुरु का बहुत प्रभाव होता है आपकी लाइफ में, है ना? बिना गुरु के तो कुछ ज्ञान प्राप्त होती नहीं। और आपने बोला कि मनीष शर्मा जी के बारे में, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए, कैसे मतलब वो गुरु आपको, वो भी बचपन में ही, मतलब जब आप छोटे थे और तभी आपको मिल गए, और क्या फैमिली को एक देना भी, कि फैमिली अगर सरेंडर करे कि मेरा बच्चा ले जाओ गुरु व्यवस्था में, जहाँ पे लोग मॉडर्न शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो ये कैसे हुआ और कौन थे वो गुरु? देखिए, जो मेरे गुरुजी हैं उनका नाम मनीष शर्मा है जी, और मूल निवासी वो गंगोत्री के हैं। देहरादून में भी उनका घर है, उनका एक छोटा सा आश्रम है। और वो बम्बई में, चेंबूर में, ट्रॉम्बे में रहते थे, नर्मदेश्वर मंदिर जो मैंने आपको बताया। और मेरे गुरु की खासियत ये है कि मेरे गुरुजी ने ट्रिपल MSc किया हुआ है, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, तीनों में MSc किया हुआ है। क्योंकि उनको इस अध्यात्म में जब वो आए थे तो उन्होंने पहले अध्यात्म किया, बाद में पढ़ाई की हुई है। लेकिन जब मैं उनको मिला तो उनको ऐसे लगा कि इसको पढ़ाई के साथ अध्यात्म सिखाना चाहिए। और जब उन्होंने मेरे ग्रहों की दशा देखी और उन्होंने देखा
कि यही वो बालक है जिसको लेके मैं कुछ सिखा सकता हूँ, जिसकी कैपेसिटी है। अभी ये तो गुरुजी जाने कि मेरे में उन्होंने क्या देखा। और जब जब मैं पढ़ाई करता रहा, मेरे साथ साथ में अध्यात्म चलता रहा, और उसके अलग अलग चरण हैं, जो चरण मैंने क्रॉस करते करते पास होता गया और मैं सीखता गया। और हमारे गुरुकुल की जो सबसे पहली खासियत थी वो ये थी कि हमें किसी भी तरह की किताब रखना अलाउड नहीं था, ना ही कोई स्लेट रखने की ज़रूरत थी। हमारी जो भी शिक्षा हुई डायरेक्टली गुरु बोलते थे और हम उसको याद करते जाते थे। मतलब ये वैदिक वाली शिक्षा है? ये एग्जैक्टली वैदिक शिक्षा थी। अच्छा। अगर हमें कोई निशान या कोई चिन्ह दिखाना होता था तो ज़मीन पे उसे बनाया जाता था, मिट्टी पे, और उसको बाद में मिटा दिया जाता था। लेकिन कुछ भी बना के सेव करके रखना अलाउड नहीं था। और ये कब की बात है? ये बात है एग्जैक्टली जब मैं 7 साल का था, यानी 1984 से मैं उनके साथ जुड़ा था, जून 1984 से। और कंटिन्यूसली मैं 12 साल उनके साथ रहा हूँ, जब तक मेरा TY BCom कंप्लीट हुआ और गुरुजी के साथ मैं था कंटिन्यू। थोड़ा सरप्राइज है ना कि नई जनरेशन के लिए कि कैसी व्यवस्था है जहाँ पे ऐसी पढ़ाई हो रही है। एग्जैक्टली और इसीलिए मैंने टीचर बनना चुना कि मैं एक प्रोफेसर बन जाता हूँ, ताकि मुझे अपने बच्चों के साथ स्टडी करने को भी मिल जाएगा, बहुत सारे बर्थ डेट मिल जाएंगे एक ही क्लास में। और उसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है उनको पढ़ाने में मैंने वैदिक टेक्निक का यूज़ किया। और उसके बाद मैंने अपना प्राइवेट क्लासेस भी चलाया, कोचिंग क्लासेस, जिसमें मेरा रूल था कि वही बच्चे आएंगे जिनका 50% से कम परसेंटेज है। और मेरे क्लासेस का नाम भी डब्बू सर एजुकेशनल सर्विसेज है। अच्छा। हाँ, लोग मुझे चिढ़ाने लगे क्योंकि डब्बू लोगों को पढ़ाता है, इसलिए डब्बू सर। तो मैं डब्बू सर से मशहूर हो गया और अभी भी क्लासेस रजिस्टर्ड है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, डब्बू सर एजुकेशनल सर्विसेज। मैंने करीब 5370 बच्चों को पढ़ाया टिल द एज ऑफ 40। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई आपने। या ठीक है, तो एक और सवाल है कि कभी आपने सोचा नहीं कि फुल प्रोफेशन में यही करता हूँ जब इतना ज्ञान है? क्वेश्चन बहुत सही है प्रकाश जी, और ये बात मेरे घर वालों ने भी मुझे कही, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने भी कहा, क्योंकि उनके लिए तो मैजिक था जब मैं उनको बताता था कोई भी चीज़। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जब मैं इसका आधे से भी कम नॉलेज करके इतना सब जान चुका हूँ, तो क्यों ना इसको मैं और जानूँ। तब मैंने अपने गुरुजी को रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके साथ और रहना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे 2 साल का परमिशन दिया कि और 2 साल कर, फिर तू प्रोफेशनली जा सकता है। लेकिन वो 2 साल करते करते मैंने और 12 साल उनके साथ गुजारे। तो लॉजिकली मैंने अपने गुरुजी के साथ 24 साल निकाल लिए। तो एक तरफ मैं यहाँ पे प्रोफेसर बन के रहा, बच्चों को भी पढ़ाता रहा, खुद का कोचिंग क्लास भी चलाया, मैंने भ्रमण भी किया काफ़ी जगहों का, जहाँ जहाँ गुरुजी ने बोला मैं वहाँ गया। और मेरी शिक्षा के दौरान भी मैं बहुत घूमा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं नॉर्मल बच्चों की तरह वैकेशन एंजॉय नहीं किया। तो कभी मुझे गुरुजी इलाहाबाद भेज देते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ने के लिए। फिर मैं BHU में जाके कई चीज़ें पढ़ के आया हूँ। मैं अघोरियों के साथ रहा हूँ। मैंने हरिद्वार की यात्रा बहुत कम उम्र में कर ली है। अच्छा, राइट, ठीक है। तो अब मेरे सवाल हैं, ये तो मतलब एक मेरी क्यूरियोसिटी थी कि जानूं कि आप क्या शिक्षा लिए। मेरा सवाल बहुत ही कॉमन होगा। तो पहला सवाल मेरा ये है कि हम लोगों ने बचपन से सुना है ये जादू टोना टोटका, कि भाई ये कर लो तो लक्ष्मी आ जाएगी, ये पोटली बांध के रख लो, ये मिर्च डाल के रख लो, जिसको आजकल अंधविश्वास भी बोला जाता है या टोटका भी बोला जाता है। ये सच में है या क्या प्रभाव है इसका आपके हमारे जीवन में? प्रकाश जी, आई थिंक उसको टोना टोटका बोलने के बदले अगर मैं उसका सही शब्द का इस्तेमाल करूँ तंत्र, अच्छा, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम लोग ये भूल गए कि हम लोग अलग अलग युगों से आए हैं। मैं यहाँ पे द्वापर और सतयुग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे वे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि मांत्रिक युग, तांत्रिक युग और यांत्रिक युग। अच्छा, ये क्या हुआ तीनों? मांत्रिक युग वो युग था जब हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हम एक मंत्र बोलते थे, मंत्र उच्चारण करते थे और हम उसे पैदा कर सकते थे। यानी कि मंत्रों की शक्ति से हमने कई चीज़ों को जगाया, फिर वो हमारी आत्मिक शक्ति हो या आध्यात्मिक शक्ति हो, दोनों। उसके बाद का जब युग आया है, जैसे जैसे युग आगे जाता है तो इंसान वीक होते जाता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग चीज़ों में पड़ जाते हैं। जैसे आज मोबाइल में पड़े हम। तो जब अगला युग आया तो सिर्फ मंत्रों से किसी चीज़ का काम नहीं बना, तब हमें तंत्र आए। तंत्र का मीनिंग होता है, तंत्र का प्रॉपर मीनिंग है कि जब हम कोई लकड़ी, कोई घी, कोई तेल डाल के, उसमें जव डाल के हम जब जलाते हैं उसको, और उसके साथ हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, और उसका धुआं जब हमारे नाक से हमारे मस्तिष्क में जाता है तो एक बदलाव आता है, उससे हम में चेंजेस आते हैं और हम में चेंज आता है। यानी कि कोई कमज़ोर को हम लोग मजबूत कर सकते हैं, कोई पढ़ाई में कमज़ोर बच्चा उसे हम तेज कर सकते हैं। तो वो था तांत्रिक युग, तब तंत्रों का इस्तेमाल होता था। उसके बाद जो युग आया, जो अभी चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक युग, यानी कि यंत्र। पहले हमें किसी से बात करना होता था, हम टेलीपैथी का इस्तेमाल करते थे मांत्रिक युग में, यानी कि आंखें बंद करके उसको याद करेंगे और वहाँ तक मैसेज पहुँच जाएगा।
लेकिन अभी जो युग है वो यांत्रिक हो गया। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको खाली नंबर उठा के डायल करना है, या तो फिर आपको एक बटन दबाना है और उस आदमी से आप बात कर सकते हो। तो ये युगों का खेल है। और क्योंकि तांत्रिक युग धीरे धीरे खत्म हो गया, और जैसे कि हमारे यहाँ पे अलग अलग आए, ब्रिटिश भी आए थे, तो ब्रिटिश ने सबसे पहले तंत्र को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि उनको मालूम था अगर उनको अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ डालनी है या अपने लोगों को अपनी चीज़ें यहाँ बेचनी है तो पहले तांत्रिक खत्म करने पड़ेंगे, उसके बाद मांत्रिक, और उसके बाद युग चेंज होगा। तो ये डिस्ट्रॉय हुआ धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं सीडिंग। ब्रिटिश ने भी पहले सीड किया क्योंकि तांत्रिक बुरे हैं, फिर तांत्रिक खत्म हो गए, उसके बाद मांत्रिक बुरे हैं, और उसके बाद जब सब खत्म हो गए तो उनके डॉक्टर्स आ गए। मतलब जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि हमने इंडिविजुअल इनलाइटमेंट को छोड़ के हाँ, डिपेंडेंसी हो गई हमारे यंत्र पे। एग्जैक्टली और इसको हम लोग बोलेंगे प्योर डिपेंडेंसी। बट क्या इतना आसान है हम लोगों के लिए कि अगर कोई करना भी चाहे, वो तंत्र विद्या करना चाहे या मंत्र से ही कुछ सिद्ध करना चाहे, क्या आसान है ये? अगर मैं आपके आसान का जवाब देने चाहूँ तो आजकल तो ज़माना है यूट्यूब का, गूगल का, आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे कि एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं बोलूँगा, टेलीपैथी। आप अगर ऑनलाइन जाओगे तो आपको टेलीपैथी सिखाने वाले कम से कम 30 से 40 इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। यूएसए में भी टेलीपैथी के इंस्टीट्यूट है, लेकिन उनकी शर्त है कि 30 दिन आपको बिना मोबाइल हमारे साथ रहना है। तो कोई जाने को तैयार नहीं है। कोई नहीं चाहेगा। अगर आप टेलीपैथी सीखते हो तो आप अगर मुंबई में बैठे हो और न्यूयॉर्क में आपका दोस्त बैठा है तो आप उसके दिमाग में एक मैसेज भेज सकते हो जो कि आपको फ़ोन के थ्रू भेजना होगा। तो वो है टेलीपैथी। अब दूसरी तरफ आप देखिए, किसी भी रेकी मास्टर को पकड़ लीजिए। रेकी हम सबने सुना है कि एक एनर्जी हीलिंग का कोई चीज़ है। तो ये एक ही पद्धति ऐसी बची है जिसमें कि हम लोग डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं और डिस्टेंस से हीलिंग मंगा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसा आदमी है जो बीमार पड़ा है जिसका वजन है 100 किलो। अच्छा। और एक रेकी मास्टर है जिसका वजन है 60 किलो। अब वो 60 किलो वाला अगर उस 100 किलो वाले को ताकत देना चाहता है तो उसके बस की बात नहीं है। उसको और एक आदमी का सपोर्ट लगेगा, तब वो उसको ठीक करेगा पूरी तरह से, जो कि बहुत कमज़ोर पड़ा है। तो अगर वो मुंबई में बैठा है और उसका गुरुजी बैठा है या उसका ही रेकी का दूसरा मास्टर कलकत्ता में बैठा है, तो वो दोनों एक ही टाइम पे मेडिटेशन में बैठेंगे 15 मिनट के, और 15 मिनट के बाद वो कलकत्ता वाला एनर्जी भेजेगा इसको 60 किलो वाले को, और उन दोनों की एनर्जी से मिलके 100 किलो वाले को खड़ा करके 3 घंटा काम करके वापस आने लायक ताकत दे सकते हैं। लेकिन तब तक ये 60 किलो और वो आदमी ज़मीन पे पड़ा रहेगा, रेस्ट करेगा, क्योंकि उसकी पूरी ताकत जा चुकी है उस आदमी के पास। तो इससे अच्छा मैं एग्जांपल आपको क्या दूं कि इतनी दूर से हम ताकत मंगा सकते हैं। राइट। और टेलीपैथी में तो हम डायरेक्टली दूसरे के दिमाग में मैसेज डाल सकते हैं। यानी कि मैं आपसे बात करूंगा डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी, और आपको पूरी बात मेरी क्लियर सुनाई देगी। जैसे आपने बोला कि ये यंत्र युग है, हाँ, तो यंत्र युग में दिक्कत के भ्रम भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, और इस पे इतने सारे मतलब एस्ट्रोलॉजर, ज्ञान देने वाले बाबा बैठे हैं कि किसको सही माने, किसको गलत माने, कैसे चूज करें अपने गुरु को। प्लस जो मुझे जानकारी मिल रही है वो सही है नहीं है, ये आम आदमी कैसे समझ पाएगा? सर असली नकली तो आपको डॉक्टरों में भी मिल जाएंगे। कोई असली डिग्री लेके बैठा है, कोई नकली, तो उसका रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। मतलब हर कोई आपकी तरह लगी तो है नहीं कि बचपन में उनको छोटी सी बाल्यावस्था में ही लोग गुरु मिल जाएं। सर मैं तो इसमें फ़िलहाल तो किस्मत की बात करूँगा कि कहीं ना कहीं आपके ग्रह आपको सही गुरु लाके नहीं देना चाह रहे। लेकिन ठीक है, आप जब मिलते रहोगे तो आप अपना लॉजिक जब लगाओगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। क्योंकि अगर आप उसी एस्ट्रोलॉजर को उसके पीछे का साइंस पूछोगे और उसको नहीं पता है तो आपको उसी में पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। राइट। मतलब खुद अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। खुद अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपकी खुद की चेतना जागनी चाहिए जी 100%। और एस्ट्रोलॉजी, अपने अभी एक वर्ड यूज़ किया कि एस्ट्रोलॉजी के पीछे का साइंस, हाँ ये क्या कनेक्शन है एस्ट्रोलॉजी और साइंस में? सर 100% दे आर बोथ वेल कनेक्टेड। देखिए मैं आपको बहुत दूर कोई बड़े ग्रह की बात नहीं करता हूँ, जुपिटर या सैटर्न। एक सिंपल सा ग्रह है जो हमारे धरती के सबसे नज़दीक है, जिसको हम बोलते हैं चंद्र, यानी कि मून। अगर हम चेक करें तो मून का फॉर्मेशन क्या है, 45% ऑफ द मून इज मेड ऑफ सिलिका। फिर उसके बाद उसमें आता है ऑक्साइड आता है, थोड़ा टाइटेनियम आता है, थोड़ा सा एल्यूमिनिया आता है, वगैरह वगैरह, लेकिन उसका मेजर कॉम्पोजिशन क्या है, सिलिका। अब जब जब आपको कोई पंडित जी आके बोलते हैं कि जब जब आपका चंद्र आप पे भारी हो गया है, चंद्र धरती के नज़दीक आ गया है, अब आपको गुस्सा आएगा, आपको तेज आएगा, तो उसका कारण एकदम सिंपल है कि जैसे ही वो धरती के नज़दीक आता है तो पहले हम इंसान का एग्जाम्पल देने के बदले धरती का एग्जाम्पल देते हैं। जब जब मून नज़दीक आएगा तो देर इज चर्निंग इफेक्ट। चर्निंग यानी कि धरती में एक अलग टाइप का फ्रिक्शन होता है जिसके वजह से वॉल्केनिज्म बढ़ता है।
यानी कि जब जब चंद्र नजदीक आएगा तो जो जो वॉल्केनो सोए हुए वो थोड़े थोड़े जागेंगे, फिर दूर जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। सेम इफेक्ट कम्स टू अस ऑल्सो, क्योंकि जैसे सिलिका का इफेक्ट बढ़ता है, सिलिका के इफेक्ट के बढ़ने की वजह से जो चर्निंग होता है, धरती पे हीट पैदा होती है, और जो लोग चंद्र रिलेटेड लोग हैं 2 तारीख को पैदा हुए, उनको लंग्स की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिलिका इनटेक करने से लंग्स खराब होते हैं, सिलिका इनटेक करने से आपको सांस की तकलीफ आती है, सिलिका इनटेक करने से कैल्शियम की तकलीफ आती है। इसलिए तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का जब भी चंद्र आएगा तो बोलेंगे आपके बोन प्रॉब्लम आएंगे, आपको कैल्शियम की तकलीफ होगी। तो सर डायरेक्टली चंद्र से तो हम रिलेटेड है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम प्लैनेट से कोई भी वे से कनेक्टेड नहीं है। आप जुपिटर का कंपोजिशन देखिए, जुपिटर मैक्सिमम जो उसके गैस है 95% हाइड्रोजन और हीलियम है, और हमारा जो बॉडी का कंपोजिशन है उस पर भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सब है। तो जब जब जुपिटर आपके नज़दीक आएगा तो आपके अंदर हाइड्रोजन का तत्व बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा शांत फील होएगा, क्योंकि ये ठंडी गैस है। आपको लगेगा मेरे को एकदम आई एम फीलिंग गुड, मुझे कुछ नहीं करना है, ज़्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, संत वाली प्रवृत्ति आएगी। और जब जब जुपिटर दूर जाएगा आपको लगेगा मैं पैसे कमाऊँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ करना है। इट्स अ नेचुरल चेंज। बहुत ही अलग ही दुनिया ही है। या एग्जैक्टली। लेकिन जब इसमें जो उपाय बताए जाते हैं कि भाई आप ये फलाना पत्थर पहन लो या फलाने स्टोन पहन लो, तो इतना बड़ा ग्रह उधर बृहस्पति पड़ा हुआ और हम उसके लिए एक छोटा सा पत्थर। एग्जैक्टली। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ सर। पत्थर बनते कहाँ हैं? ऑफ कोर्स धरती के नीचे। जो भी स्टोन्स हमको 200 फीट नीचे तक मिलते हैं हम उसको क्रिस्टल्स बोलते हैं। ओके। और जैसे ही वो 750 फीट नीचे चले जाते हैं तो वो बन जाते हैं जेम्स, जिसको हम बोलते हैं माणिक, रत्न, जिसको हमको उंगलियों में पहनना होता है। जो रत्न होते हैं वो भी उसी केमिकल कंपोजिशन से ही बने हुए हैं। जब एक पर्टिकुलर हीट और अलग अलग ग्रहों का फॉर्मेशन का असर धरती पे आता है तो वो पत्थर में चेंज आता है, उसी के वजह से उसका रंग चेंज होता है। तो जैसे आप उस पत्थर को धारण करते हो तो इट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि पत्थर आपके बॉडी को टच होता है, आपकी बॉडी को घस घस के उसी केमिकल कंपोजिशन का असर देता है वो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शांत मन वाले आदमी हो, आप बैठे हो, आपको कोई तकलीफ नहीं, आप बैठे हुए हो, आपको कोई छेड़ नहीं सकता, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर मैं आपके शरीर में 3 जगह ऐसे फोन बांध दूं जो कंटिन्यूस वाइब्रेट हो रहे हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से आप परेशान हो गए। राइट। इन द सेम में वो पत्थर ऐसे वाइब्रेशन हमारे शरीर में पैदा करते हैं जो या तो हमारा फायदा करते हैं या तो हमारा नुकसान करते हैं, डिपेंड आपने किस चीज के लिए उसको पहना हुआ है। तो दिस इज अगेन अ केमिकल कंपोजिशन जो हमारी बॉडी पे काम करता है। राइट। और वो पत्थर उस ग्रह से कनेक्टेड है। और मॉडर्न मेडिसिन भी केमिकल पे ही काम करती है सर। एग्जैक्टली, मॉडर्न मेडिसिन भी केमिकल पे काम करती है। इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है जो मैं आपको बताऊंगा। जो मॉडर्न मेडिसिन है वो आपको एक बहुत ही वाइटल इफेक्ट देती है, यानी कि अब जैसे ही उसे खाते हो आपके बॉडी में अचानक कैल्शियम इंटेक बढ़ जाता है। लेकिन जो स्टोन्स होते हैं वो धीरे धीरे आपको देते हैं। तो जो चीज़ धीरे धीरे होती है उसका असर में नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। नेगेटिव इफेक्ट आता भी है तो हम उसे रोक सकते हैं, लेकिन जो आपने इंटेक एकदम फास्ट किया है तो सर उसका फिर आपको साइड इफेक्ट भी भुगतना पड़ेगा। वो तो लिखा ही रहता है। या 100%। तो क्या दवाइयों की तरह इसकी भी एक्सपायरी होती है कि भाई स्टोन अब इतने दिन के बाद नहीं पहनना है? सर कोई भी स्टोन जो आप पहनते हो लॉजिकली उसकी जो लाइफ है वो है 3.5 साल। इट इज़ 3 years and 7 months। और बहुत कम ऐसे स्टोन मिलते हैं जो कि धरती में, और जितने पत्थर डीप से मिलेंगे उतना उसकी लाइफ ज़्यादा। अच्छा। तो कुछ स्टोन ऐसे भी हैं माणिक जो आपको करीब 11 साल तक चलते हैं, लेकिन मेरी सलाह मानो तो 3.5 साल में आपको स्टोन चेंज करना है। अच्छा। उससे पहले चेंज करना है। लेकिन हम एक इंसान है, हमको एक अलग सा लगाव हो जाता है। जो चीज़ हमको लकी लगती है, जैसे मैंने पहना हुआ है, तो कोई बोलेगा अरे इसके वजह से तो मैं आगे बढ़ा था, तो मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए लकी है। तो सर अटैचमेंट तो पहले ही लिखा गया कि अटैचमेंट नहीं रखो। तो अभी मेरा एक सवाल था, मतलब एक सही जहन में सवाल आ रहा है कि लोग बोलते हैं कि भाई आपको नज़र लग जाती है ना, बड़ा चलता है कि बच्चों को नज़र ज़्यादा लगती है, फिर इनको नज़र लग गई, ज़्यादा मत दिखाओ, शोबाजी मत करो, आपको नज़र लग जाएगी। तो चलो हम तो छुपा भी लेंगे, लेकिन जो इतने बड़े आदमी हैं, सफल आदमी है, टॉप पे, उनको नज़र नहीं लगती? आपका सवाल एकदम वाजिब है और इसका जवाब भी है मेरे पास बहुत अच्छा। सर इसे हम ईविल आई इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। और ये बहुत ही डीप साइंस है। अगर आप सिर्फ यूरोप को स्टडी कर लो तो करीब 6 किताबें इसके ऊपर लिखी जा चुकी है ईविल आई इफेक्ट के ऊपर। अच्छा। कि अगर आपके खाने को भी कोई देख रहा है तो उसकी नज़र का कितना इफेक्ट उसके खाने में आता है। अगर आपके बच्चे को भी कोई देख रहा है तो उसका कितना इफेक्ट उसके ऊपर आता है। तो ये नज़र वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम ऊपर से उसके बारे में बात करें खाली सतह की, तो इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनवांटेडली
लोगों को बताना नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट है ये ऊर्जा से आता है जो हमारे अंदर पैदा होती है। तो जितनी ज़्यादा जलन होगी उतनी ऊर्जा ज़्यादा पैदा होगी उसके अंदर, और वो इफ़ेक्ट हमको करेगा 100%। और जहाँ तक आपने बोला कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको क्यों नहीं नज़र लगती है, तो सर वो लोग उससे पहले उसका सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि हमारे अध्यात्म की पहली खासियत है कि पहले ब्रेक बनेगी उसके बाद गाड़ी, पहले ब्रेक चाहिए। तो वो लोग उसका पहले सोल्यूशन करते हैं कि कैसे हमको इससे बचना है, उसके बाद ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। मैं वही सेम सवाल करने वाला था कि आपने जैसे बोला कि भाई बताना नहीं चाहिए, बड़े लोग तो अनाउंस करके ही सारी चीज़ें लॉन्च करते हैं अपनी, कि भाई तो फलाने डेट को मैं आने वाला हूँ। तो वो लोग उसका पूजा पाठ, उसके पत्थर या उससे बचने के लिए, नज़र से बचने वाली चीज़ें, उसका इस्तेमाल पहले से करके रखते हैं वो लोग। बट ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। 100%। अच्छा, तो फिर जो ये बोला जाता है कि भूत प्रेत ये सब भी कुछ है सच में? देखिए, ऑफकोर्स ये एक नाम दिए गए, भूत हो, प्रेत हो या कोई आत्मा हो, ये एक ऐसी एनर्जीज है जो हमारे आसपास ही रहती है। थोड़ी देर के लिए हम सोच रहे हैं कि प्रकाश जी आप बैठे हो और मैं बैठे हूँ, लेकिन अगर मैं अभी की अभी बात करूँ अध्यात्म की, तो इस कमरे में भी 65 अलग अलग चीज़ें घूम रही है। अच्छा, जो भूत हो सकते हैं, प्रेत हो सकते हैं, आत्मा हो सकती है। लेकिन हम लोग इतने स्ट्रांग है कि फिलहाल हमारे अंदर वो एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी वीक बॉडीज ढूंढते हैं जिसके अंदर वो एंटर करते हैं। तो उसका भी एक साइंस है प्रॉपर कि वो कब उसके अंदर एंटर करती है। आप चाहो तो मैं उसके बारे में आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि बोला जाता है कि इमली के झाड़ के नीचे खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, या पीपल के झाड़ के नीचे खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, या जामुन का झाड़। तो अगर हम साइंटिफिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें इमली के झाड़ का और जामुन के झाड़ का, तो दे आर द वीकेस्ट ट्री जिसके ऊपर ये आके वास करते हैं। उनको वहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है। अब जामुन को भी देखो तो उसकी लकड़ी जल्दी टूट जाती है, मजबूत नहीं होती है। सेम इज विथ इमली। अब लोग बोलेंगे कि फिर वहाँ पे अगर हम जाते तो हमारे आंग में वो क्यों आता है, जो भी उसको आत्मा कहो या कुछ भी बोलो, सम एनर्जी। जब हम उसके पेड़ के नीचे जाएंगे तो हमारे अंदर एंटर नहीं होंगे वो। लेकिन अगर आप वहाँ जाके उसके नीचे पेशाब करते हो, आप तभी पेशाब कर सकते हो जब आप बॉडी को रिलैक्स करते हो। यानी कि आप कॉन्शियसली पूरी तरह से बॉडी को ढीला छोड़ देते हो। और वो आत्माएं तब तुम्हारे बॉडी में एंटर करेगी जब आप ढीले होगे। जब आप अपने कॉन्शियस में रहोगे तब वो एंटर नहीं करेंगे। इसीलिए जब हम वो क्रिया में रहते हैं, रिलैक्स वाली क्रिया में, तब उसको मौका मिलता है वो अपने शरीर में हावी हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग पे असर करते हैं ऑफकोर्स वो, लेकिन वो दिमाग ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ये तो बहुत डराने वाली चीज़ है कि भाई अब कहीं अब ध्यान दो कि कहाँ पे आप लू के लिए जा रहे हो, और मतलब खुले में नहीं जाना है। इसका कोई उपाय तो होगा कि भाई बच्चा कैसे जाए इससे? देखिए, उपाय तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलूँगा जो आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। आपने कई बार देखा रहेगा कि कई लोग शमशान में जाते हैं या कब्रिस्तान में जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, उनके अंदर आत्मा आती है। लेकिन जब कोई पिया हुआ आदमी, जिसे हम बेवड़ा कहते हैं, दारू पिया हुआ आदमी जाता है, वो तो सब जगह घूम के आता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो सर ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब मैंने इसको बहुत डीप स्टडी किया, अपने गुरुजी के साथ भी बैठा है, अपने गुरु भाइयों के साथ भी बैठा, तो पता चला कि जो दारू होता है, जब मैंने दारू को स्टडी किया कि हाउ अल्कोहल वर्क्स ऑन मैन, तो दारू क्या करता है, आपके ब्रेन में ना बहुत सारे सिग्नल के पॉइंट्स है। आपका जो ब्रेन है वो एक बहुत बड़ा सिग्नल सेंटर है, रिसीवर है। तो वो पॉइंट्स में सिग्नल घूमते और बहुत ही फास्ट घूमते हैं। यानी कि आपको यहाँ मच्छर काटा और आपका हाथ पहुंच गया। जैसे आप दारू पी लेते हो तो वो हर पॉइंट के बीच में ना गैप आ जाता है, जिसके हम भाप कहते हैं। भाप, वो जो अल्कोहल की भाप होती है ना, वो आपके माइंड में घुस जाती है, तो सिग्नल जल्दी जल्दी नहीं जाते। तो जब कोई बेवड़ा उसी जगह पे खड़ा होकर पेशाब करता है तो उसके आंग में जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस है, क्योंकि उसको अपने आप को बैलेंस करना है, उसका मूवमेंट स्लो है, तो उसको वो तकलीफ नहीं होगी। फिर हमने चेक करने के लिए कई गाँव में ऐसे किया है कि हमने दारू पिला के किसी को ऐसी जगह बिठाया जहाँ पे भूत का असर होता है, और सर उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, वो निश्चिंत होकर वापस आए। तो और भी कोई सीधा तरीका भी हो? और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप पान में चूना ज़्यादा खा के निकलते हो, और ये इसका लॉजिक क्या है? सर जो चूना होता है उसमें कैल्शियम का तत्व होता है, प्योरली कैल्शियम होता है, और कैल्शियम जो होता है वो आपके बोन पे काम करता है। लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके ब्रेन के सिग्नल की जरूरत पड़ती है, जो ब्लड से एब्जॉर्ब होकर बोन में जाता है। तो अगर आपने चूना खाया होता है तो चूना 2.5 घंटे तक वो प्रोसेस में रहता है। तो अगर आप चाहो तो भी बॉडी को फ्री नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि उसका प्रोसेस चालू है। तो चूना, पान खाए हुए आदमी को भी नहीं तकलीफ देता है सर, अगर चूने वाला पान है तो। वेरी गुड, ये एक अच्छी चीज़ है। या ठीक है। तो इसी तरह एक और सवाल है मेरे मन में कि
जैसे कि अपने किसी की ग्रह की पूजा हो जाती है कि भाई मैं ग्रह आपके फलाने ग्रह का आक्रमण है आपके ऊपर, आपका मंगल खराब चल रहा है, आपका बृहस्पति खराब चल रहा है, उसकी पूजा करवा लो, ये ठीक हो जाएगा। बट कभी कभी ये लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा ही है, कि मतलब हमेशा आदमी को डराया ही जा रहा है कि तुम ये करवाओ, वो कराओ, ये ना करो, वो करो। मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो कि डर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको अपने जेब भरने हैं या तो उनको अपनी जीविका चलानी, उनकी अपनी मजबूरी है। आई डोंट वांट टू गो इन डीप, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि सैटर्न का मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आप सैटर्न का कॉम्पोजिशन देखो तो इट इज़ प्योरली मेड ऑफ हार्ड मटेरियल्स। सबसे पहले तो उसमें आयरन आता है, मतलब सबसे ज़्यादा तत्व उसमें आयरन का है। और आपको पता है गुरुत्वाकर्षण, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही हमारा आकर्षण चलता है। जब सैटर्न आपके नज़दीक आएगा तो आपकी बॉडी का आयरन एलिमेंट अपने आप बढ़ जाएगा, अगर आप शनि की दशा में पैदा हुए हो तो। अगर आपके आयरन एलिमेंट बॉडी में बढ़ जाता है और सैटर्न नज़दीक आता है तो आपकी बॉडी पे वजन बढ़ जाता है, आपको हैवी फील होता है माइंड से भी। अगर आप माइंड से हैवी फील करोगे तो आपसे लाइटर काम नहीं होंगे। तब हम उसको शनि शांति की पूजा जब कराते हैं तो उसके हवन में हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो देसी गाय का गोबर, उसके साथ हम डालते हैं देसी गाय का घी, और उसके साथ हम पंचामृत यूज़ नहीं करते, हम खाली यूज़ करते हैं दही और जव। ये सबका मिश्रण करोगे तो एक लाइट गैस पैदा होती है जो कि ऑक्सीजन का एक तत्व है, ऑक्साइड बोल सकते हो उसको आप। वो जब आप सूंघते हो, मतलब उस हवन के बाद आपका जो माइंड है वो लाइट हो जाता है। वो आयरन तत्व को कम करता है वो धुआं, लेकिन उसका जो असर है वो सिर्फ 3 ही महीने रहता है, 90 दिन, उसके ऊपर वो असर नहीं रहने वाला। तो ये भी एक साइंस है कि शनि का असर कम करने के लिए पूजा की। प्रॉब्लम क्या आ रहा है सर, क्योंकि आजकल वो चीज़ें ओरिजिनल नहीं मिल रही है। हमारा घी नकली हो गया है, उसमें पाम ऑयल मिला दिया गया है, आम की लकड़ी तक नकली हो गई है, हल्दी ओरिजिनल नहीं बची है। तो आप उसको अगर धुआं करोगे तो पता चला जो पहले आप झगड़ा कर रहे थे अब तो बीवी को डाइवोर्स ही दे दोगे उसके बाद। तो फिर तो उसका असर तो उल्टा आएगा ना, क्योंकि आप तो और हैवी हो गए। अच्छा, बहुत बार हम लोगों ने मतलब लोगों को सुना है कहते हुए कि भाई हम तो हमेशा ही अच्छा काम किए और मेरे साथ बुरा हुआ जी, है ना। मतलब जब भी कोई अच्छा काम करता है और वो देखो बुरा किए जा रहा है और फला जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? कि क्या ये सच है या लोग सिर्फ अपनी स्थिति को जस्टिफाई करते हैं कि भाई मैं तो अच्छा हूँ? मैं एक अच्छी बात बोलूँगा आपको कि एक ऐसा आदमी होता है जो बुरा काम करता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए हम बोलते हैं वो बुरा है। एक दूसरा आदमी होता है जो बोलता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ मतलब माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, अपने समाज में कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बुरा काम नहीं करना तो अच्छा काम नहीं हुआ, वो तो न्यूट्रल हो गया। तो जो न्यूट्रल आदमी है उसको तो ऊपर वाला देगा भी न्यूट्रल ही ना। अगर तेरे को इतना ही अच्छा करना है तो मार्केट में उतर और पूरी तरह से अच्छा काम कर, और फिर बाद में तो फल देखते को क्या मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बुरा नहीं कर रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे अच्छाई का टैग मिले, वो कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं रहे। तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई तत्व पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होगा ही, इतना तो मैं गारंटी बोलता हूँ। तो मैं आपके पहले वाले टॉपिक पे आता हूँ जहाँ पे अपने बोला कि शनि के अंदर आयरन है और वो आपको भारी कर देता है। तो फिर ग्रहों के बारे में हमें पता है कि भाई ये फलाना ग्रह है और ये आपके जीवन में ये करेगा, या उसकी फिर पूजा करा लो या उसके अकॉर्डिंग जो भी उपाय हैं वो करो। तो फिर भाई दुनिया में तो सबको यश पाना है, सबको पैसे कमाने हैं, और सबको पता भी है कि कौन सा ग्रह आज के डेट में किसके लिए कौन काम कर रहा है। तो लोग करवा क्यों नहीं लेते फिर? सर सबसे पहले तो नॉलेज, ज्ञान, कि उसके पास ये ज्ञान नहीं है कि मैं किसके पास जाऊं और किस चीज़ की पूजा कराऊं या किस चीज़ को पहनूं या किस नंबर को अपने पास रखूं जिसके वजह से मुझे उसका फ़ायदा हो। जैसे हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अब अकबर के बारे में देखिए तो उसने 9 रत्न ही क्यों रखे? वो तो इतना बड़ा राजा था, 18 रत्न रख सकता था, 27 लोगों को रख सकता था। तानसेन से बड़े गायक थे उसके पास, तो भी तानसेन ही क्यों? क्योंकि तानसेन का जो नंबर था वो उसके लिए इंपॉर्टेंट था, उसको तानसेन इंपॉर्टेंट नहीं था। बीरबल को इसलिए उसने रखा था क्योंकि बीरबल का नंबर, उसका बर्थ डेट इंपॉर्टेंट था, वो किस ग्रह दशा का है। तो उसके पास 9 के 9 ग्रह दशा के लोग थे। अच्छा, नवरत्न का ये एग्जैक्टली, क्योंकि उसको वो ग्रह सूट होते थे सारे के सारे। अगर यही हम बात करें आगे की, जब शिवाजी आए तो शिवाजी ने क्या किया, उसने अपने अष्टगंध यानी कि 8 लोगों को रखा, क्योंकि उसको एक ग्रह नहीं चाहिए था, वो उसके खिलाफ था। तो ऐसे हर राजा को स्टडी करोगे तो हर लोगों ने अपने साथ उन लोगों को रखा है जो नक्षत्र हमको सूट होते हैं हमारे साथ रहेंगे। राइट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये तो बहुत सही जानकारी हमें मिल रही है कि मतलब मुझे भी बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि
जैसे कि बड़े आदमी आपने जो उपाय बताए, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोगों के ही एक्सेस में है? जैसे आपने बोला कि जो बड़े लोग शुरू करते हैं कोई काम तो अपना पूजा पाठ तो करवा ही लेते हैं, बट जो मिड वाले लोग हैं, छोटे लोग हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, उन्हें भी तो हक है इन सब चीज़ों का। पहली चीज़ मैं इसमें ये आपको बताना चाहूँगा कि कई ऐसी चीज़ें आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई जो पूजा पाठ में लगती है। जैसे कि अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि मुझे 19 साल पुराना शहद चाहिए, तो मुश्किल, वो ढूंढते ढूंढते आपकी हालत बुरी होगी। अगर किसी के पास मिल भी गया, जेन्युइनिटी चेक भी हो गई, तो वो आपको बोलेगा मुझे अभी अब मैं भी 19 साल पुराना शहद ढूंढूंगा तो 37,000 का मेरे को 1 लीटर देगा वो। अच्छा, अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को 57 साल पुराना घी चाहिए किसी पूजा के लिए, झुना घी, किसी पैरालिसिस के पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो उसकी कीमत मेरे को 100 ग्राम की चुकानी पड़ेगी 1 लाख रुपए। तो ये महंगा होने की वजह से कई लोग इस पर पहुंच नहीं पाते हैं। राइट। लेकिन उसके स्टेप्स है कि पहले आप छोटे छोटे कोई स्टेप करो ताकि एटलीस्ट वहां तक पहुंच जाओ। लेकिन वो स्टेप पूरा करने के लिए इंसान आई थिंक कारगर नहीं है, वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मेरे पास आए हैं या कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास गए जिन्होंने सारे स्टेप्स फॉलो किए धीरे धीरे, और वो लोग अपने प्रॉपर चरण पे पहुंचे। लास्ट में तो है जिसका कोई नहीं उसका भगवान तो है ही। उसको जिसका कोई नहीं उसका भगवान है ना? लेकिन भगवान उसको फिर न्यूट्रल ही देगा। मतलब अध्यात्म वाला रास्ता तो है ही उसके पास। 100%। अगर आपके पास कोई ग्रह काम नहीं करे तो आप सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हो सकता है कि भगवान ने कुछ चीज़ें अलग अलग बांटी लोगों को, जैसे कि किसी को शक्ल सूरत नहीं दी, किसी को खूबसूरती दी है, किसी को पैसा कम, लेकिन अध्यात्म वाला पार्ट भगवान ने सबको इक्वल दिया। सबको इक्वल मौका दिया है कि तू घर पे बैठ के ध्यान लगा के डेली 1 घंटा सुबह और शाम अध्यात्म के रास्ते पे जा सकता है। लेकिन आदमी वो 1 घंटा भी भगवान को देने को तैयार नहीं है। आप किसी भी धर्म में देखो, उनके अपने नियम हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नियम इक्वली है, वो पर्टिकुलर आवर्स कंप्लीट होते हैं उनके वो काम करने से। तो उतना अगर आप टाइम दोगे तो आप अध्यात्म के रास्ते पे बहुत अच्छे से जा सकते हो और सुख समृद्ध से जी सकते हो। अभी जो आपने उपाय बताए कि भाई 19 साल या 17 साल पुराना शहद, 57 साल पुराना घी, पहले तो ये जरूरी क्यों है भाई इतना ही पुराना शहद ताज़ा लेते हैं? दूसरी बात, इतना पुराना कहाँ से लोग ढूंढेंगे? सर देखिए, मैं आपके दोनों बातों का एक एक करके प्रॉपर जवाब देता हूँ। हमारे आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा खासियत है कि जो चीज़ें जितनी पुरानी हैं उसकी ताकत उतनी बढ़ती है। अगर आप 1 साल पुराना च्यवनप्राश खाते हैं उसकी ताकत अलग है, अगर आप ये 40 साल पुराना च्यवनप्राश खाते तो उसकी ताकत बहुत अलग है। आप जैसे दारू में भी देखते हो, जब विस्की बनती है, कुछ बनती है, रम बनती है, तो ये जितनी पुरानी होती है उसकी ताकत ज़्यादा रहती है। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। बराबर है। इन द सेम वे हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिवाज था, मेरे घर पे खुद मेरी दादी माँ करती थी, और मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले इसका फ़ायदा क्या होता है। हमारे घर पे जब भी च्यवनप्राश आता था तो 1 किलो का 1 डब्बा नहीं आता था, आधे किलो के 2 डब्बे आते थे। 1 डब्बा दादी माँ रख देती थी और उस पर डेट लिख के कपड़े में लपेट के रख देती थी, और 1 डब्बा हम खाते थे। घी के साथ भी वही होता था, जब जब घी बनता था तो 100 ग्राम घी डेट लिख के उसको रख दिया जाता था, और जब वो घी 7 साल 8 साल 9 साल पुराना हो जाता था, उसमें ताकत बढ़ चुकी होती थी, तब घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तब उस घी का इस्तेमाल करके या तो दवाई या तो हल्दी या तो खाने में उसको वो घी डाल के दिया जाता है ताकि वो जल्दी उसमें स्फूर्ति आए और ताकत आए। तो नॉर्मल आदमी अगर है तो उसको ताज़ा तर च्यवनप्राश दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसको वो पुराना वाला 10 साल 20 साल पुराना वाला दिया जाएगा। मेरे घर पे आज भी 98 साल पुराना च्यवनप्राश, घी, शहद, ये सब चीज़ें साबुत पड़ी हुई है विद डेट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहले के लोगों में रिवाज था, वो करते थे, आजकल के लोगों ने उसको करना छोड़ दिया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। वेरी इंटरेस्टिंग। अब तो पानी भी प्योर नहीं मिलता है। सही बोले आपने। सर लेकिन मैं पानी के बारे में आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। एक ओशन वाटर बोल के एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा। जो आप देखोगे कि कई ऐसे मॉडल है हॉलीवुड के जो ओशन वाटर पीते हैं। ओशन वाटर इज अ वाटर जो पत्थर के अंदर चला गया। अच्छा। और वो पत्थर पानी में चले गया और समुंदर के तले से उन पत्थरों को लाया जाता है, उसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी से इंजेक्शन से पानी निकाला जाता है, और सर 50 ml वाटर 7,500 रुपये का बिकता है, और वो 300 साल पुराना है। तो आप देखिए कितना झुना पानी, उसकी ताकत कितनी है, आप सोचिए। और अभी अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे वो लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं कि कई ऐसे पत्थर है जिसके अंदर पुरानी हवा कैद हो गई है, या तो जो झाड़ से गोंद निकलती है उसके अंदर हवा के बूंद रह जाते हैं, गोंद में वो बबल बन के फॉर्म में रह जाते हैं।
अब ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि 100 साल पुराना 400 साल पुराना गोंद ढूंढा जा रहा है और उसमें से हवा निकाल के देखा जा रहा है उसकी ताकत क्या है, और वो इनटेक लोगों को दिया जा रहा है ताकि उसकी एज बढ़े या एजिंग कम हो जाए। बाप रे ये तो बहुत ही ज्यादा। हाँ, तो मैं तो 57 साल घी पुराने की बात कर रहा था, यहाँ पे तो 400 साल। और ये लोग ढूंढ रहे हैं सारे, ये ढूंढ रहे हैं और चालू है पूरा। आप ढूंढ सकते हो, गूगल पे भी आपको सब कुछ मिलेगा इसके बारे में। पानी की प्योरिटी को लेके आप बोल रहे थे, तो मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में और आजकल ट्रेंड है कि एक अल्कलाइन वाटर पीने का, तो ये क्या मतलब सही है, मिनरल्स वगैरह मिलने चाहिए? सर देखिए, पहले तो जो हमको पानी मिलता था वो एकदम साफ और साबुत पानी मिलता था, बारिश से गिरता था, झरनों से होते हुए नदी में आता था और फिर समुद्र में चला जाता था। लेकिन जब वो आता था तो वो प्योर फॉर्म में था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। उसके बाद वो पानी हम साल भर कुएं से भी निकाल सकते थे, क्योंकि ज़मीन उसको संजो के अपने पास रखती थी और बाद में कुएं के थ्रू हमको मिलता था। अभी आप देखोगे तो हम लोगों ने खेतों में इतना केमिकल का इस्तेमाल कर लिया यूरिया के ज़रिए कि धीरे धीरे जब जब बारिश गिरी है वो यूरिया नीचे 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 धरती पे जा रहा है, जो कि करीब करीब 2 किलोमीटर नीचे पहुंच चुका है। और हमारा जो पानी हम धरती से निकाल रहे, चाहे बोरिंग के जरिए चाहे कुएं के जरिए, तो उसके अंदर भी तो केमिकल आ गए। तो सर अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि अभी हमको सिर्फ प्यूरिफाई करके ही पीना है, जबकि पहले उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो कई लोग आज भी गांव में जिद करके कुएं का पानी पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका आप जो नतीजा है वो पंजाब में देख सकते हो। पंजाब का तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि इतना जब वो लोग ने हरित क्रांति आई थी तो वो लोग ने इतना यूरिया यूज़ किया है कि शायद पंजाब में आप शायद ही किसी कुएं का पानी डायरेक्टली इनटेक करने लायक बचा है। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी मेरे पास कुछ सवाल हैं जो कि फटाफट हम लोग यस और नो या फिर वन लाइन में ख़त्म करेंगे, जो कि बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है। तो डर तो है, ग्रह भी अपनी जगह है, एग्जैक्टली, और आदमी की अपनी दिनचर्या भी है कि आदमी भाई दिन भर ग्रह के चक्करों में तो नहीं रहे, काम तो करेगा ही। तो ऐसे कौन से 3 हैबिट्स हैं जो आपने लाइफ में लाना चाहिए डेली, ताकि उसके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार उसको जरूर दिखे? अगर अच्छी हैबिट डालना है किसी को तो सबसे पहले हैबिट मैं बोलूँगा कि सुबह सुबह आप दिया बाती करें, यानी कि दिया जलाएं, यानी कि घर में थोड़ा अग्नि का स्तोत्र होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगरबत्ती ना यूज़ करके धूप का इस्तेमाल करें, वो सबसे अच्छा होता है, धूप का धुआं। अगर आप अपने घर में पोछा मार रहे हो तो मोटा नमक, जिसे हम मीट कहते हैं, जाड़े नमक की पोछी करें, और बाद में रात के समय फिर से एक बार दिया जलाए और तिलक लगाए। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं करने का, अगर किसी को बेसिक कोई अच्छी हैबिट फॉर्म करनी है। राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है कि क्या पूर्वज पितृदोष ऐसी नाम की चीज़ है, और अगर है तो इसका क्या निवारण है? देखिए, अगर मैं पितृदोष को स्टडी करके आपको बताने के लिए बैठ जाऊं तो मेरे ख्याल से हम लोगों को 72 घंटे भी कम है इसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि इसका साइंस बहुत डीप है। क्योंकि मेरे को आपको वापस से बैक में लेके जाना पड़ेगा कि हाउ द साइकिल गोज ऑन अर्थ, कैसे एक पर्टिकुलर एनर्जी जिसको हम आत्मा बोलते हैं वो धरती पे आती है, फिर बाद में वो अगर उसको मोक्ष नहीं मिलता तो वापस यहीं रह जाती, किसी और के अंदर आती है, फिर वो घूमती रहती है। तो हमें लगता है कि हमारे पितर चले गए, लेकिन वो यहीं पे है। राइट, तो वो इट्स अ ग्रेट साइंस। आई थिंक हम लोग इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक। अमावस्या पूर्णिमा, इनका कोई असर है हमारे जीवन में? सर 100%, इनफैक्ट मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि ये एक ही प्लानेट है हमारा ग्रह जो सबसे नज़दीक है हमारे, जिसे हम कहते हैं मून। और अमावस्या और पूर्णिमा ऐसे एनर्जी जोन है जिसमें अगर कोई रेकी मास्टर को मेहनत करना है उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा असर तब होता है। एक हीलिंग है जिसको एक्सेस कॉन्शियसनेस बोलते हैं, टच हीलिंग में आता है वो, स्पर्श उपचार, उस दिन करोगे तो सबसे ज़्यादा असर होगा। यहाँ तक कि आप देखोगे जो पागल खाने के डॉक्टर है उनसे जब मिलोगे तो आपको बताएंगे कि इन पागलों को अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पे ज़्यादा अटैक आता है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पे ही होता है, यानी जिस दिन पूर्णिमा उसके 2 दिन इधर और 2 दिन इधर, सेम विद अमावस्या। राइट। अच्छा, आजकल एक ट्रेंड भी है कि लोग हर आदमी काला धागा बांध के चलते हैं, ये सही में कुछ असरदार है? ये बांधना चाहिए सबको? मतलब जब हम सब पे ही जा रहे हैं। देखिए, हर आदमी को काला धागा सूट नहीं होगा। नज़र के लिए अगर वो बांध रहा है तो काला धागा ठीक है, लेकिन उसके अलग अलग नियम है बांधने के और अलग अलग चरण है उसके बांधने के। उसका अगर रीज़न सही है तो कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आप काला धागा बांध के घूम रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको सैटर्न सूट नहीं हो रहा और काला धागा बांध रहे हो तो सैटर्न नुकसान करेगा आपको। देखिए, हमें को कलर को पकड़ के नहीं बैठते। मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी कलर का धागा। जैसे मैंने कहा कि हम दोनों यहाँ पे कमरे में अकेले नहीं हैं, यहाँ पे और भी एनर्जीज है जो हमको कंटिन्यूसली देख रही है, और उन एनर्जीज का हमको देखने का जो जरिया है वो बहुत अलग है।
कि जैसे कि हम किसी को जब इंफ्रारेड में देखते हैं तो हम ऐसे नहीं दिखते जैसे हम हैं। हमारा जहाँ पे हीट होगा हीट सिग्नल अलग दिखेगा, हम जहाँ ठंडे रहेंगे अलग दिखेगा, ये घड़ी अलग दिखेगी। उसी तरह ये जो एनर्जीज आसपास हमको देख रही है उसमें से कुछ एनर्जीज है जिनको वो धागा पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। अगर आप अनवांटेडली पहनते हो, अगर मैंने आपका स्टडी नहीं किया और आपको पहना दी है और कोई एक ऐसी एनर्जी जिसको ये धागा पसंद नहीं आ रहा है, तो वो एनर्जी आपके ऊपर गलत इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो उसकी दुश्मन एनर्जी है। वो आपको परेशान करेगी, तंग करेगी, आपके दिमाग में खलबली पैदा करेगी। लेकिन अगर उसके बावजूद आपको काला धागा पहनना है, जैसे कि हम तावीज़ पहनते हैं, कई धर्मों में तावीज़ पहना जाता है तो वो लोग बाह में पहनते हैं उसको छुपा के, ताकि उस एनर्जी को दिखे ही नहीं। क्योंकि तावीज़ ज़रूरी है, काला धागा भी ज़रूरी है, क्योंकि जो काला तत्व है वो एब्जॉर्बेंट है, जो वाइट है वो देने वाला है। काला धागा क्या करता है, आपके शरीर में ऐसी कई चीज़ें जिसको एब्जॉर्ब करता है। अगर आपकी कार की सीट काली है तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो यूरोप की गाड़ियाँ काली सीट की हुआ करती थी क्योंकि वहाँ पे ठंडी है, ताकि वो गर्म रहे। हमारे देश में उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हम फैशन बोल के यूज़ करते हैं। सेम है काला धागा। तो आपके बॉडी में कई ऐसी चीज़ें जिसको एब्जॉर्ब करके ले लेते हो, इसलिए वो डल हो जाता है खुद से। लेकिन अगर आप उस एनर्जी को दिखाना नहीं चाहते तो उसको आपको पहनना है, लेकिन छुपा के पहनना है। तो कलर धागा पहनने से भी आपको कितना असर होता है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है। वेरी गुड। तो ये तो अब जैसे एक ऐसा ही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई तब तो फिर किसी के साथ जब आप जुड़ते हो, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर्स, दोस्त, इनके भी ग्रह एक दूसरे पे असर करते होंगे? 100%। यही रीज़न है कि हम लोग अपने प्राचीन ज़माने में गोत्र का इस्तेमाल करते थे, गोत्र चेक करते थे। गोत्र इज डीएनए, गोत्र का और कोई मतलब नहीं है। उसके बाद नाड़ी विज्ञान, क्योंकि एक ही नाड़ी के दो लोग अगर शादी करेंगे तो इट इज़ नॉट गुड फॉर देम, उनसे होने वाली संतान का भी नाश होने वाला है। तो गोत्र का विज्ञान, नाड़ी का विज्ञान, उसके साथ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि कई ऐसे दो कॉम्बो ऑफ नंबर है जो एक साथ नहीं रह सकते। अगर उन दोनों की शादी एक साथ हो गई तो आपने लॉजिकली महाभारत घड़ना घर में ही चालू कर दिया। तो आपको ना शकुनी की जरूरत है ना भीष्म पितामह की, वो घर में ही लड़ते रहेंगे आपस में। राइट। भाई मुझे पता नहीं था कि इतना सारा ज्ञान छुपा हुआ है, और अब मुझे लग रहा है कि एक एपिसोड में तो संभव नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप एक बार और यहाँ पे आ पाए और हम लोग का मार्गदर्शन करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ज़रूर ज़रूर प्रकाश जी, ज़रूर 100%। और उस पर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि बाकी जो जैसे आपने वो शाश्वत ज्ञान वाली चीज़ जो रह गई है उस पर डिस्कस करेंगे, प्लस जो आपकी विद्या है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू।